नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप? सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे 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 राधे। आइए शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की एक और सेशन, जहां हम लर्निंग अर्थात अधिगम टॉपिक का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने एक सेशन जो है कल कर लिया है और आज ये इसका सेकंड सेशन है। कंप्लीट मनोविज्ञान के अंदर हमने जो है ये चौथा यूनिट शुरू कर रखा है और 16वां सेशन है। 15 सेशन हम इससे पहले कर चुके हैं। तो समनदीप जी, ममता जी, प्रमोद, लक्ष्मी, अजय, महक, एके, खुशबू, मनोज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कैसे हैं आप? अजय सिंह जी, पूनम जी, स्वागत आपका। चेतन मीना जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? दीपक मीना जी, स्वागत आपका। कैसे हैं? आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की और चर्चा करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान पे। ये एक और बेहतरीन सेशन और आगे चलते हैं जहां से कल हमने छोड़ा था उसके आगे। सपना शर्मा जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? भीमराज, कैसे हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये सेशन नंबर आपका जो है वो कौन सा है? 16 नंबर सेशन है, 16 नंबर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अधिगम की। लास्ट सेशन में हमने देखी अधिगम की परिभाषा पढ़ ली थी। हमने जो है वो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा प्लस अधिगम की विशेषता प्लस अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की हमने जो है चर्चा कर ली थी और यहाँ पर हम आके जो है वो रुके थे। अब यहां से आगे अपन जो है वो चलते हैं। देखिए, अधिगम की प्रक्रिया के सोपान अर्थात मोटिवेशन की जो प्रक्रिया है उसके स्टेप क्या क्या हैं, इसकी हम चर्चा यहां पर जो है करेंगे। विनोद कुमार जी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत। राजगढ़ चूरू से कैसे हैं आप? देखिए, अधिगम के सोपान की बात करते हैं तो सबसे पहले मोटिवेशन कहां से आता है? सबसे पहले किसी चीज की हमारे को आवश्यकता होती है ना। अगर अधिगम के सोपान की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होती है? आवश्यकता होती है। आवश्यकता हुई और ये आवश्यकता हुई, जैसे कि अभी आपको किसकी आवश्यकता है? पैसे की आवश्यकता है ना। पैसा, धन। और ये धन आपको कैसा धन चाहिए? अब आप कहोगे कि सर धन की आवश्यकता है, धन तो चोरी करके भी कमाई जा सकती है। बिल्कुल कमाया जा सकता है, लेकिन चूंकि आप सब पढ़े लिखे हैं, आप सब पढ़े लिखे हैं, इसलिए आप धन कमाना चाहते हैं सही तरीके से। जैसे मान लीजिए कोई बुरी प्रकृति का व्यक्ति है, कोई गलत प्रकृति का व्यक्ति है, वो धन कमाने के लिए क्या करेगा? एक चोर जो होता है वो धन कमाने के लिए चोरी करता है। वो चोरी करने वाला भी तो अपनी आवश्यकता की पूर्ति करता है ना, लेकिन उसका जो राह है, उसकी जो तरीका है वो गलत है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जो है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हो चाहे अनपढ़ हो, वो धन कमाने के लिए क्या करता है? सही रास्ते पे चलता है, सत्य राह पर। सत्य की राह यानी सही रास्ता। तो धन कमाना आपकी आवश्यकता है और इसके लिए आपने क्या की? पढ़ाई की, है ना। हालांकि जब पढ़ाई कर रहे थे तब आपको नहीं पता था कि आपको धन कमाना है क्या, लेकिन आज आपको पता चल गया कि मैं क्यों पढ़ा, तो ताकि मैं एक अच्छा व्यक्ति बन सकूं और समाज में अच्छे से रह सकूं, है ना। तो जब आप ग्रेजुएशन कर लिए, बीएड कर लिए, तो आपके दिमाग में आया कि भैया अब घर वाले जो है शादी विवाह करने की बात करने लगे हैं और अब मुझे पैसे कमाने पड़ेंगे। तो आपने सोचा कि पैसे कैसे कमाए जाए। चूंकि आप बीएड कर चुके हैं तो आपने सोचा कि अभी अध्यापक की भर्ती आई हुई है तो हम अध्यापक बनेंगे। तो आपकी आवश्यकता थी धन, और धन कमाने के लिए आपको मोटिवेशन मिला कहां से? शिक्षक भर्ती से। शिक्षक भर्ती आपके लिए क्या है? मोटिवेशन है। आप देखिए, क्या आप 2019 में रीट की तैयारी कर रहे थे क्या? जब कोरोना का समय था और सब लोग घर पे बैठे थे, क्या आप में से कोई बच्चा ऐसा था जो मनोविज्ञान पढ़ रहा था? कोई बच्चा आपके में से ऐसा था जो राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी पढ़ रहा था? 2020 में आप तैयारी कर रहे थे क्या?
आप में से शायद ही कोई बच्चा ये कहेगा कि गुरुजी हम 2019-20 में तैयारी कर रहे थे। अपवाद स्वरूप ही होगा वो, क्योंकि 2019-20 में हमारे सामने कोई मोटिवेशन नहीं था। 2019 तो हमारे लिए सबसे बड़ा डीमोटिवर वर्ष था, डीमोटिवेशन वाला वर्ष था, जहां तो हमें चारों तरफ निराशा दिख रही थी। कोरोना काल था, 2020 भी कोरोना काल था। लेकिन फिर 2021 में हमें पता चला, हमारे राजस्थान सरकार ने कहा कि हम शिक्षक भर्ती निकाल रहे हैं, जिसके लिए रीट की परीक्षा होगी। तो आपके अंदर मोटिवेशन आया, कोरोना के बाद मोटिवेशन आया और आपने पढ़ना शुरू किया। तो कहने का अर्थ क्या है, आवश्यकता के बाद हमें चाहिए एक मोटिवेशन। तो आवश्यकता क्या है, आवश्यकता से क्या होता है, आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक प्रेरक होता है। जैसे एक भूखे व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, भोजन क्या है, आवश्यकता है। इस भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या चाहिए, भूख। भूख क्या है, मोटिवेशन है। भूख क्या है, प्रेरक है। भूख क्या है, अभिप्रेरणा है। भूख क्या है, अभिप्रेरणा है। भूख बार बार आपको कहेगी कि चल कोई काम कर, पैसे कमा और भोजन करवा, चल उठ कोई काम कर और भोजन करवा, है ना। अगर आपकी भूख शांत हो जाए तो फिर आप काम क्यों करोगे। फिर आपके लिए जो है भोजन क्या है, ये क्या हो गया, आपका मोटिवेशन हो गया, अभिप्रेरणा हो गई। ठीक है, काम करने की अभिप्रेरणा। और आपके लिए प्रेरक का कार्य क्या करेगा, प्रेरक का कार्य करेगा भोजन, खाना, कि भाई रसोई में खाना पड़ा है जाके खा लो। तो इस प्रकार से आवश्यकता, फिर अभिप्रेरणा, फिर क्या है, लक्ष्य हम तय करते हैं, एक लक्ष्य तय करते हैं, लक्ष्य में बाधा आती है, बाधक फिर प्रेरक हमें फिर से मोटिवेट करते हैं और फिर हमें पुनर्बलन मिलता है। हम जिस कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं उसमें हमें सफलता या असफलता मिलती है और हमारी अभिप्रेरणा जो है वो शांत हो जाती है। आज आप रीट के लिए मोटिवेटेड हैं, जैसे ही आपका रीट में सिलेक्शन हो जाएगा, आप गवर्नमेंट अध्यापक बन जाएंगे, तो ये मोटिवेशन आपका खत्म हो जाएगा। फिर आप सेकंड ग्रेड का मोटिवेशन पाल लेंगे, फिर आप फर्स्ट ग्रेड का मोटिवेशन आएगा आप में, फिर आप में आरएस का मोटिवेशन आएगा, फिर आप में और बहुत सारे मोटिवेशन है कि कार ले आए, घर बना ले, ये कर ले, वो कर ले, है ना। तो मोटिवेशन एक निश्चित लक्ष्य के लिए होता है। जैसे ही वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेते हैं, जैसे ही वो आवश्यकता हमारी पूर्ण हो जाती है, वो मोटिवेशन जो है वो शांत हो जाता है, वो अभिप्रेरणा शांत हो जाती है। ठीक है, ममता शर्मा जी, राकेश यादव जी, किरण, खूबसूरत जिंदगी, आ रहा है समझ में आपको। देखिए अब समझिए थोड़ा सा आगे। अधिगम व परिपक्वता, दो शब्द हमने पढ़े थे, लास्ट सेशन में भी पढ़े थे। अधिगम हमने पढ़ा था कि ये आवश्यकता पर आधारित होता है और ये जो है वो निश्चित तौर पर होगा ही होगा। अधिगम अर्जित होता है और परिपक्वता जन्मजात होती है। अधिगम जो होता है अर्थात सीखना, हम समाज में आके सीखते हैं, हम परिवार में आके सीखते हैं, हमारी आवश्यकता के अनुसार सीखते हैं। जबकि जो परिपक्वता होती है, जो परिपक्वता होती है वो तो जन्म जाती होती है। जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी, हमें मेच्योरिटी आती जाएगी, हमें परिपक्वता आती जाएगी। जैसे जैसे हमारी आयु बढ़ती जाएगी, आप में परिपक्वता भी आती जाएगी। एक 2 वर्ष का बच्चा मिट्टी खा सकता है, एक 6 महीने का बच्चा जो है वो कुछ भी कर सकता है ना, मिट्टी, कागज कुछ भी खा जाता है, रेत में लेटता रहता है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाएगी, आप चीजों को समझेंगे, आप अनुभव करेंगे और उस अनुभव से आसपास के लोगों को अनुकरण करके आप में जो है वो क्या आएगी, परिपक्वता आएगी और आप वो सारे कार्य जो है वो बेहतर तरीके से करने लगेंगे। और आपली मारवाड़ी भाषा में के वहां टाबर शाणो होवे लग्यो। जी हाँ, टाबर की एज बढ़ती जाएगी, जी अब थे 20, 22, 23 साल का हो गया तो थारे गरगा की नजर में थे सियाणा हो गया, ठीक है। लेकिन थे थारा पगा पर खड़ा को नहीं है, गरगा आप भी यहाँ कहे बेटा पगा पर खड़ा हो जाओ। पगा पर खड़े होने का अर्थ की है
कि शाना तो हो गया पण पगा पर खड़ा को नहीं आया, यानी 2 रुपया कमाना रहा को नहीं आया, तो 2 रुपया कमाने को प्रयास करो, कोई काम धंधो पकड़ो, कोई नौकरी नाकरी खातर मेहनत करो, तो ओके है पगा पर खड़े होने है। और शानो होनो के है मेच्योर होनो है। जनरली 15 16 17 18 साल का जगह टाबर हुआ है वह शाना हो जा है, ठीक है। नहीं, परिपक्वता का वृद्धि से तात्पर्य नहीं है। वृद्धि जो है शारीरिक होती है और परिपक्वता होती है वो मानसिक होती है। परिपक्वता जो होती है वो क्या होती है, मानसिक होती है, जबकि वृद्धि शारीरिक होती है। तो वृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है। अधिगम तो जीवन पर्यंत चलता रहता है। अधिगम क्या होता है, जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि परिपक्वता किशोरावस्था तक हो जाती है। परिपक्वता यानी मेच्योरिटी, आपका जितना भी समझ विकसित होना है वो लगभग किशोरावस्था तक आपका जो है वो हो जाता है, ठीक है। उसके बाद तो आप जिंदगी के धक्के खाते चलोगे, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं है। अधिगम के लिए अभिप्रेरणा आवश्यक होती है, जबकि परिपक्वता के लिए नहीं। अगर आपको कुछ सीखना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक सीखने के लिए आपको अगर सीखना है तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, एक अभिप्रेरणा चाहिए। है आपके लिए अभिप्रेरणा आपके पास? सीखना, सीखने के लिए क्या चाहिए, अभिप्रेरणा चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2019-20 में आप नहीं पढ़े क्योंकि उस समय कोई अभिप्रेरणा आपके लिए नहीं थी। 2019-20 में आप नहीं पढ़े क्योंकि कोई अभिप्रेरणा नहीं थी, तो सीखने के लिए तो अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है, लेकिन परिपक्वता के लिए ऐसा कुछ भी आवश्यक नहीं होता है। परिपक्वता जैसे जैसे आपका आयु बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका जो है वो अनुभव बढ़ता जाएगा और आप जो है वो परिपक्व होते जाएंगे। वृद्धि जन्मजात होती है या अर्जित होती है? देखो, वृद्धि जो है, वृद्धि ये जन्मजात होती है। अगर मान लो वृद्धि अर्जित होती तो मान लो कि विनोद आप ये कह देते, गुरुजी जी हाँ मैं तो बड्डों को नहीं हूं, छोटो ही रहती हूं, तो आप अपनी मन मर्जी से छोटे भी रह सकते थे ना, रह सकते थे। तो अर्जित कौन सी चीजें होती है, जिन चीजों पर हमारा नियंत्रण है। जैसे मान लो आपने बीएड की, यह आपकी मर्जी थी कि आप बीएड करें, आपने बीए किया, यह भी आपकी मर्जी थी। आप चाहते तो बीएससी कर सकते थे, आप चाहते तो बीकॉम कर सकते थे, आप सीए बन सकते थे, आप इंजीनियर बन सकते थे, आप डॉक्टर बन सकते थे, आप साइंटिस्ट बन सकते थे। तो ये तो चीजें अर्जित है, ये चीजें अर्जित है जो हम पे डिपेंड करती है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। बट वृद्धि जो है वो अर्जित नहीं है, ये जन्मजात है। वृद्धि पर हमारा नियंत्रण नहीं है। आप ये चाहो कि मेरा ये हाथ तो पूरा बड़ा हो जाए और ये हाथ थोड़ा छोटा रह जाए, आप पे नियंत्रण नहीं है। आप चाहो कि मेरा जो है वो मेरी हाइट और ज्यादा बड़ी हो जाए, इस पे आपका नियंत्रण नहीं है। आप ठिगने रह जाओ, इस पे आपका नियंत्रण नहीं है। आप मोटे हो जाओ, आपका नियंत्रण नहीं है। आप पतले हो जाओ, आपका नियंत्रण नहीं है। ये क्या होता है, जन्मजात होता है, इस पे नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है। अधिगम पर नियंत्रण हो सकता है, अभिवृद्धि पर नियंत्रण नहीं हो सकता है। अब चलते हैं आगे। अधिगम की विधियां कौन कौन सी है, हम कैसे सीख सकते हैं? करके सीख सकते हैं हम, लर्निंग बाय डूइंग सबसे उपयुक्त विधि होती है। ये सीखने की सबसे अच्छी विधि होती है करके सीखना। इस विधि को आप क्या कह सकते हो, ठोकर खा के सीखना, मार खा के सीखना, ठगी करके सीखना, है ना। कई बार हमें घर वाले कहते हैं या दोस्त या फिर गुरुजन कहते हैं कि ये काम हमें नहीं करना चाहिए। हम वो काम करते हैं, उस काम में फिर धोखा खाते हैं और फिर धोखा खाने के बाद हमें फील भी हो जाता है कि यार काम तो गलती कर लियो, कहो तो घणो ही हो गरगार गुरजीर सह कहो पण आप मानने ही को नहीं। पर ठीक है, ले ठोकर खा गई सियाणो हुआ आदमी का, है ना। ठोकर खा गई सियाणो हुआ के आपा ही सियाणा हो गया, कोई बात को नहीं। तो ये क्या है, ये करके सीखना ही तो है। आपने कोई कार्य किया, उस कार्य का परिणाम क्या निकला,
अगर उस कार्य का परिणाम अच्छा निकला तो आप उससे एक अच्छी सीख सीखेंगे, अगर उसका परिणाम बुरा निकला तो आप एक बुरी सीख सीखेंगे, लेकिन आप सीखेंगे। इसे कहते हैं ठोकर खा के सीखना। ठीक है, ठोकर खा के सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना, कुछ भी कह सकते हो। दूसरा है निरीक्षण करके सीखना, दूसरे को देखकर सीख जाना। जैसे कोरोना में ऐसे कभी कभी कुछ लोग बाहर निकल जाते थे, और फिर जैसे एक लड़का पहले बाहर गया और उसको पुलिस वालों ने सूंघ दिया और वो वापस आ रहा है भागा भागा, रो बाइडो आगा पुलिस खड़ी है जाओ ना, मेरे तो 2-4 डंडा पड़ गया, थारी पड़ जाएगा। हमने उसको देखा, उसका निरीक्षण किया कि हाँ लंगड़ो लंगड़ो चाले तो है, मतलब डंडो पड़ीडो है, तो उस अर्थ है कि आगे पुलिस खड़ी है, तो आप वापस मुड़ जावा, और वह व्यक्ति वापस अपने घर की ओर लौट जाता है। ये होता है निरीक्षण करके सीखना, किसी दूसरे को काम करते हुए देखना, उसका अवलोकन करना और फिर उससे सीखना। जैसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हम दूसरों को करके देखते हैं, दूसरों को करते हुए देखते हैं और सीख जाते हैं। जैसे घर में जो हमारे छोटे भाई बहन हैं, वो अपने बड़े भाई बहनों को काम करते हुए देखते हैं और सीख लेते हैं कि बड़ा भाई क्या कर रहा है वैसा ही छोटा भाई करेगा, बड़ी बहन क्या कर रही है वैसा ही छोटा भाई या बहन करेगा। जो हमारे घर में छोटी छोटी बहनें होती हैं, लड़कियां होती है, वो माता को आटा गूंथते हुए, रोटियां बनाते हुए, सब्जी बनाते हुए देखती है और सीख जाती है ना। ये होता है निरीक्षण करके सीखना। फिर आता है परीक्षण करके सीखना, प्रयोग करके सीखना। निरीक्षण में तो क्या होता है, हम केवल आंखों से देखते हैं कि कौन व्यक्ति कैसा कर रहा है, क्या कर रहा है, और हम उसको करने का प्रयास करते हैं। परीक्षण में क्या होता है, हम प्रयोग करते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। क्या करते हैं, हम प्रयोग करके सीखते हैं। फिर आता है सामूहिक विधि द्वारा सीखना। इसमें क्या हो सकते हैं, सेमिनार, वाद विवाद प्रतियोगिता, कार्यशाला, योजना विधि वगैरह। फिर आता है मिश्रित विधि द्वारा सीखना, जिसमें पूर्ण विधि व आंशिक विधि का मिला जुला रूप जो है मिश्रण विधि कहलाता है। इसके बाद देखिए अधिगम के कुछ नियम हैं। ये बहुत ही मोस्ट है और यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अधिगम के जो नियम दिए थे वो दिए थे थॉर्नडाइक ने 1913 में, और इन्होंने 3 मुख्य रूल बताए थे और 5 जो है वो गौण रूल बताए थे। थॉर्नडाइक ने जो है कितने बताए थे, टोटल जो है वो 8 रूल बताए थे। ठीक है, मुख्य रूल बताए इन्होंने कितने, 3, और गौण। अब गुरुजी गौण के हुआ है, गौण के हुआ है, जिको कम मुख्य हुआ है, जिको प्रमुख होनी हुआ है ना। जो आपके लिए कम महत्वपूर्ण है वो गौण, मुख्य और गौण। मुख्य जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और गौण यानी जो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कम महत्वपूर्ण है, उसे गौण कहते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ में, समझ में आ रहा है। पहले मुख्य रूल की बात करते हैं। मुख्य नियम में पहला नियम आता है तत्परता का नियम। तत्परता ज्यादा किसमें होती है, बच्चों में होती है या बड़ों में होती है या वृद्धों में होती है। तत्परता, जैसे आपको यह कह दिया जाए कि आज शाम 5 बजे रीट का रिजल्ट आएगा, आज शाम 5 बजे, ऐसा आएगा नहीं, लेकिन मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं आपको कि आज शाम 5 बजे रीट का रिजल्ट आएगा। आपके अंदर तत्परता हो जाएगी। अगर आपने खाना खा लिया है तो ठीक है, ये सूचना सुनने से पहले, लेकिन अगर आपने खाना नहीं खाया है तो फिर भूख मिट जाएगी आपकी। अब आपको दोपहर में नींद भी नहीं आएगी, अब आपका पढ़ने का भी मन नहीं करेगा, आपका मन बस 5 बजे का इंतजार कर रहा है। एक्साइटमेंट है, एक्साइटमेंट कि 5 बजे क्या होगा, 5 बजे क्या होगा। यही तत्परता बच्चों में और ज्यादा होती है, फिर बड़ों में कम होती है, वृद्धों में और ज्यादा कम होती है। तो यह तत्परता है। इस तत्परता का उपयोग हम बच्चों को सिखाने के लिए किया जाता है। जैसे आपने बीएड में, बीएसटीसी में पढ़ा है कि हम जब भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें प्रस्तावना क्वेश्चन करते हैं,
और प्रस्तावना क्वेश्चन हम क्यों करते हैं? हम प्रस्तावना क्वेश्चन का करने का बहुत उद्देश्य है, उनमें से एक उद्देश्य है बच्चों में तत्परता जागृत करना। हम शुरू के 4 प्रश्न पूछते हैं बच्चों को, बहुत अच्छे से बच्चे उत्तर देते हैं। हम 5वां या 6ठा प्रश्न पूछते हैं, बच्चों में समस्या उत्पन्न हो जाती है, बच्चों में समस्या उत्पन्न हो जाती है और फिर बच्चे उस समस्या का हल जानने के लिए तत्पर हो जाते हैं कि गुरुजी मान तो बताओ किया हुए हो। ये तत्परता किसी कार्य को करने के लिए यदि हम शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार हो तो उसे करना सीख लेते हैं। जैसे गधे को तालाब तक तो लेके जाया जा सकता है लेकिन पानी नहीं पिलाया जा सकता। तब तक पानी नहीं पिलाया जा सकता है जब तक कि वो खुद पानी पीना ना चाहे। तो इसीलिए हमारे जो मनोवैज्ञानिक है थॉर्नडाइक, उन्होंने कहा कि अगर आप बच्चों को ऐसे सीधे पढ़ाओगे ना, तो चाहे आप कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा रहे हो, आप चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना पढ़ा रहे हो, बच्चे सीखेंगे नहीं। लेकिन अगर आपने उनमें एक्साइटमेंट क्रिएट कर दिया, उनमें तत्परता आपने अगर जो है वो जागृत कर दी, तो फिर बच्चे जो है वो मेंटली और शारीरिक रूप से तैयार हो जाएंगे सीखने के लिए और फिर वो सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरा नियम है अभ्यास का नियम। जब हम किसी कार्य को बार बार करते हैं तो शीघ्र व सफलतापूर्वक सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चों की शिकायत होती है कि गुरुजी पढ़ा तो घणो ही पर मार तो याद ही को नहीं हो। एक टॉपिक पढ़ के दूसरे टॉपिक पढ़ना बीतन भूल जावा। और गुरुजी मनोविज्ञान में तो बीएड में पढ़ी, 2018 में पढ़ी, फिर 2020 में पढ़ी, 21 में रीट में पढ़ी, 22 में रीट में पढ़ी, अब दोबारा पढ़ रहे हैं, है ना। हम कोई चीज कब तक याद रख सकते हैं? जब तक वो अभ्यास में हो। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे बहुत सारे दोस्त होते थे और उन दोस्तों से अगर मिलना नहीं होता था ना, तो ऐसे मन खट्टा खट्टा हो जाता था कि आज तो यार मिलने ही को नहीं गए दोस्तों, है ना, आज तो दर्शन ही को नहीं आया गया, आज तो दर्शन ही को नहीं आया। रोज उनसे मिलने का एक्साइटमेंट रहता था, देखने का एक्साइटमेंट रहता था, है ना। फिर जब कॉलेज पूरा हो गया, सब अपने अपने घर चले गए, धीरे 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 जो है वो मिलने का अभ्यास मिलना कम हुआ, फोन पर बातें हुई, लेकिन वो धीरे धीरे कम होती गई। जैसे जैसे आयु बढ़ती गई, लोग जो है वो अपने अपने जिंदगी के अंदर खोदने लगे। और आज कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सारे दोस्त सबके नंबर फोन में हैं। जितने भी हमारे कॉलेज में दोस्त थे सबके नंबर फोन में हैं, लेकिन बरसों हो गए बात ही नहीं होती है। होली दीपावली पर मैसेज आता है हैप्पी होली, हैप्पी दीपावली, रिटर्न मैसेज हो जाता है सेम टू यू, या आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस सबके पास नंबर है, कोई ना हमें फोन करता है ना हम किसी को फोन करते हैं, क्योंकि सब का अभ्यास छूट गया है, सबका अभ्यास छूट गया है। अब मिलना नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे जहन में उनकी आवश्यकता कम होती गई है। इसी प्रकार शिक्षा में भी होता है, इसी प्रकार एजुकेशन में भी होता है। आप अगर किसी चीज को निरंतरता के साथ पढ़ते हो तो वो चीज आपके जहन में रहेगी। जैसे मैं आपको क्यों कह रहा था, एक बार हमने एक सेशन किया था कि सेकंड ग्रेड की तैयारी करें कि रीट की तैयारी करें, तो मैंने ये बात जोर दे के कही कि जो बच्चे रीट में अच्छे से रीट को क्लियर कर चुके हैं, यानी रीट 2022 जिनका क्लियर हो रहा है, जो पास हो गए हैं, उनको रीट की तैयारी करनी चाहिए मुख्य परीक्षा की। इसके पीछे भी यही अभ्यास का नियम था कि आप 2021 में रीट की तैयारी कर चुके हैं, चाहे आप 2021 में भाई पेपर रद्द हो गया, लेकिन आपने पढ़ाई तो की। अब देखो 2021 में पढ़े, 2022 में भी कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, और अब आपका क्या है कि लगातार 2 सालों का अभ्यास हो चुका है। बहुत अच्छा,
आज आपका रीट का जो सिलेबस है उसके कारण आपका राजस्थान जीके, भारत जीके, मनोविज्ञान, शिक्षण विधियां, ये सारे सब्जेक्ट अच्छे हैं, है ना। तो आप अगर इसी को कंटिन्यू करेंगे तो आप एक अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, लेकिन इसको आप छोड़कर और सेकंड ग्रेड में जाके पढ़ते हैं तो वहां पर थोड़ा चांस कम होता है। तो अभ्यास का नियम क्या कहता है कि जिस कार्य को हम बार 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 कर रहे हैं, जो चीज आप 2021 से पढ़ रहे हैं, उसमें तो सफलता मिलेगी ना आपको, तो सफलता मिलने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। और इसमें भी दो प्रकार के हैं कि वो चीजें आपके उपयोग और अनुप्रयोग में हैं। फिर आता है आपका प्रभाव या संतोष का नियम। हम उस कार्य को सीख जाते हैं जिसका परिणाम लाभदायक होता है, जिससे हमें कष्ट होता है उसे हम नहीं सीखते हैं। कोई काम हम कर रहे हैं और उस काम को करने से हमें या तो कोई प्रॉफिट हो रहा है, जैसे आप सेकंड ग्रेड में लग जाएंगे, आप रीट में जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको, अब तो आप घर पे रहते हैं, फिर आप जॉब पे रहेंगे, हो सकता है कि आपकी ड्यूटी आपके घर से दूर आए, खुद खाना बनाएंगे, खुद चाय बनाएंगे, खुद कपड़े धोएंगे और फिर चलकर आप स्कूल तक जाएंगे। दोपहरी के अंदर आपको गर्मी भी लगेगी, पसीना भी आएगा, आपको कष्ट भी होगा, लेकिन आप वो सारे काम करेंगे। आज शायद आप खाना नहीं बनाते हैं, आज शायद आप घर के काम भी नहीं करते हैं, लेकिन आप सारे कष्ट सहेंगे क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, क्योंकि आपके लिए ये कार्य जो है वो लाभदायक है। तो जो कार्य हमारे लिए लाभदायक होता है उसको हम जल्दी से सीख लेते हैं, और जो कार्य हमारे को संतुष्टि नहीं देते हैं या हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है तो आप उसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लो आपको ये कह दे कि आप आरएस की तैयारी कर लो, अच्छा पेपर तो आपको रीट का देना है और आपको कहे कि आप आरएस की तैयारी कर लो, मैं फ्री में आरएस की तैयारी करवा रहा हूं, कर लो, कोई नहीं करेगा आप में से। क्यों करेंगे भाई जी, मारो आरएस से के लेनो देनो, मान तो मास्टर बनना है, मास्टर बने बाद करेंगे आरएस की तैयारी। हमारा अभी तो फायदा आरएस से नहीं है, मास्टर बनने से है, यानी थर्ड ग्रेड की तैयारी करने से है ना। तो इस तरीके से हम जिस चीज से हमें संतुष्टि मिले, संतोष मिले, उस चीज को हम करना सीख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। एक सोनिका जी कह रही है कि मनोविज्ञान याद नहीं होता सर, इसका क्या करें। मनोविज्ञान याद कैसे होगा, मनोविज्ञान कोई इतिहास थोड़ी है, कोई भूगोल, कोई रटने वाला टॉपिक थोड़ी है। मैं आपको पहले के सेशन में भी कह चुका हूं कि मनोविज्ञान का आप तुलना करो गणित से, मनोविज्ञान और गणित का सब्जेक्ट दोनों एक जैसा होता है, तो मनोविज्ञान को भी गणित की तरह पढ़ो आप। जब मनोविज्ञान को गणित की तरह पढ़ोगे तो आपको याद होने की जरूरत ही नहीं है, आपको सब कुछ आने लगेगा। अब बताओ इसमें आप क्या याद करोगे, इसमें आप याद क्या करोगे कि थांडाक नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उसने कहा कि भाई सीखने के 8 नियम होते हैं, 3 तो मुख्य नियम होते हैं। 3 मुख्य नियम कौन से होते हैं, एक तो आप जो है वो क्या करते हैं कि प्रभाव, यानी जो आपको संतुष्ट करे, जो आपको प्रभावित करे उसको जल्दी सीख जाते हो, ये तो बेसिक बात है। अगर आप किसी चीज का अभ्यास करेंगे तो जल्दी सीख जाएंगे, ये भी बेसिक बात है। ये भी बेसिक बात ही है कि अगर आप में तत्परता होगी तो जल्दी सीख जाओगे। इसमें बताने वाली या याद करने वाली बात ही नहीं है। मनोविज्ञान को गणित की तरह पढ़ोगे तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएंगे, और जब कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे तो सब कुछ आ जाएगा। फिर आते हैं गौण नियम। गौण नियम में पहला नियम आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। अब इसमें याद क्या करना है, देखो इसको समझो, याद करने की जरूरत नहीं है। बहु प्रतिक्रिया, बहु प्रतिक्रिया अर्थात बहुत सारी क्रियाएं करना। जब आप बहुत सारी क्रियाएं करते हो, याद करो जब आपने पहली बार फोन पकड़ा था, आपके पिताजी फोन लाए होंगे, आपके पास फोन आया होगा नोकिया 1100 या नोकिया 1600, तो आपने कैसे सीखा, आप उसको ऐसे प्रयास किए बार बार, यो बटन क्या ओ बटन क्या, बार बार आपने उसको करके देखा।
उसको बार बार क्रिया करी उसके साथ। जैसे जनरली कंप्यूटर हमने कैसे सीखा था, आजकल के तो बच्चे सब कुछ जानते हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ, हम शायद 8वीं 9वीं क्लास में हमारे को पहली बार जो है कंप्यूटर देखने को मिला, तो बटन दबा दबा के चेक करते थे। अच्छा स्टार्ट हो अरे कई देर तक दबा के रखा जो बंद हो जाए, अरे नीचे लाऊं स्टार्ट वापस हो जाए। यानी अगर आप किसी काम को सीखना चाहते हैं तो आप उसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्रिया करो। जैसे एक बच्चा साइकिल चलाना सीखना चाहता है तो वो सारे दिन में साइकिल ने लिया फिर वो करेगो, या पैदल फिरेगो, पैदल फिर रही है, फिर या एक टांग गाल के प्रयास करेगो, फिर दूसरी टांग गाल लगो, इतने पढ़ भी जाओ वो, लेकिन वो बार 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 बैंक सागर क्रिया करबो करे। जी हाँ, कोई बहन है मेहंदी मांडनी सीखे, मेहंदी मांडनी, यू नो अबाउट मेहंदी मांडना, जानते भी होंगे आप तो, जितनी भी लड़कियां हैं वो जानती हैं और लड़के भी जानते ही हैं, क्योंकि लड़के लड़कियों की सारी बातों को जानने का प्रयास करते रहते हैं तो वो भी जानते ही हैं। और आपके सबके घर में माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है जिनका विवाह हो चुका है। तो मेहंदी तो हमारे क्या है कि भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है मेहंदी। विवाह हो, उत्सव हो, त्योहार हो, व्रत हो, बड़कुलिया हो, मेहंदी तो जरूर लगेगी, है ना। और विवाहित जो महिलाएं हैं वो तो हर त्योहार पर, करवा चौथ हो तब भी मेहंदी, हर त्योहार पर उनको मेहंदी लगानी होती है, क्योंकि ये सुहाग का भी एक प्रतीक है मेहंदी। सुहागिन स्त्रियां ही मेहंदी लगाती है, सुहागिन स्त्रियां ही ज्यादा मेहंदी लगाती है, या फिर कुंवारी कन्याएं मेहंदी लगा सकती है, लेकिन जो विधवा बहनें हैं वो मेहंदी नहीं लगाती है। तो मेहंदी जब हमारी कोई छोटी बहन मेहंदी मारना सीखती है तो वो क्या पहली बार में ही परफेक्ट होती है? नहीं होती है। वो बार बार मेहंदी मारती है, नई नई डिजाइन बनाती है, फिर उसकी डिजाइन सेट नहीं होती है, फिर वो उसको मिटा के दोबारा मारती है, बार बार लगी रहती है वो। और जब बार बार कोई प्रयास हम करते हैं तो हम उसमें जो है वो सीख जाते हैं, हम उसमें सफल हो जाते हैं। तो अब इसमें क्या याद करोगे? ये शब्द आपको पता है बहुप्रतिक्रिया का, अब इसमें क्या याद करोगे? आंशिक का नियम। आंशिक क्या होता है? हम जब छोटे थे तो हमारा अंग्रेजी हमेशा से ही कमजोर था, अभी भी कमजोर है। दूसरी तीसरी कक्षा में जनरली स्पेलिंग याद करने दी जाती है, तो स्पेलिंग हुआ करती थी आइसक्रीम की, स्पेलिंग हुआ करती थी अम्ब्रेला की, स्पेलिंग हुआ करती थी एलिफेंट की। ये 3-4 जो स्पेलिंगें थी एबीसीडी के अंदर, जैसे ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट। अब हम थोड़े कम बुद्धि के व्यक्ति ठहरे, अब हमारे याद नहीं होती थी एलिफेंट की स्पेलिंग, ELEPHENT ऐसे करके, तो याद नहीं होती थी। तो एक बार हमारे गुरुजी ने बताया हमें कि बेटा पूरी याद को नहीं होता, इन्हें 2 भागों में तोड़ ले, 2 भागों में विभाजित कर दो। जैसे एलिफेंट को 2 भागों में बांट लो, एली और फेंट, आइस और क्रीम, है ना। तो चीजों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, और छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आप अगर याद करोगे तो याद हो जाएगी। यही नियम यहां लागू होता है। इसमें वस्तु को छोटे छोटे भागों में बांटकर अंश से पूर्ण की ओर सीखना होता है। जैसे हम रीट का सिलेबस कर रहे हैं तो क्या सारा सिलेबस एक साथ हो जाएगा? क्या नहीं होगा। हमने क्या करा, उसको कुछ टॉपिक ले लिए कि भाई चलो पहला 1 नंबर यूनिट करते हैं, 1 नंबर यूनिट पूरी हो जाएगी, फिर 2 नंबर यूनिट करेंगे, 2 नंबर यूनिट पूरी हो जाएगी तो 3 नंबर यूनिट करेंगे, 3 नंबर यूनिट पूरी हो जाएगी तो 4 नंबर करेंगे, और ऐसे एक 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 करके पूरे एक एक अंश को करते करते हम पूरी सिलेबस को कवर कर लेंगे। इसे ही कहते हैं आंशिक का नियम। फिर आता है मनोवर्ती या अभिवृत्ति का नियम। सीखना दृष्टिकोण भी निर्भर करता है। अब जैसे एक लड़का या कोई लड़की ऐसे सोच ले कि ना गुरुजी मैंने तो लागे को नहीं मेरो ओसी गयो, जब रीट को ही पेपर तो दूर आयो तो रीट मुख्य परीक्षा को तो रो कितो दूर आओगो, मेरे पा को नहीं हुआ। कई बच्चे ऐसे होते हैं, और बहुत बड़ा सिलेबस है, विश्व का कृषि पढ़नी है, विश्व की यहाँ पढ़ी जा सी करंट अफेयर। मन के हारे हार है, अरे मन के जीते जीत, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, है ना। तो जो अपने मन में ही हार मान लेता है
कि भैया मुझसे तो नहीं होगा, जो अपना दृष्टिकोण ही ऐसा बना लेता है कि मुझसे तो नहीं होगा, फिर उससे तो होगा ही नहीं। और अगर आपने ये सोच लिया कि मैं करूंगा, मैं कर सकता हूं, अरे मास्टर तो मानस ही बने हैं। हमारे स्कूल में जगह मास्टर है वो मेरे जैसा ही है सारा। ये दिक्कत है, मैं ही बनूंगा, सिलेबस है कर लूंगा, रीट में सारा वर्ड को मेरे पढ़ हुए। अगर आप रीट का मुख्य परीक्षा का सिलेबस देखोगे तो मनोविज्ञान सारा का सारा रीट में पढ़ा हुआ है। एसएसटी के अंदर, क्योंकि एसएसटी वाले बच्चे ज्यादा टेंशन में रहते हैं, एसएसटी के 70% टॉपिक अर्थव्यवस्था को छोड़ दें और विश्व वाले 2 टॉपिक छोड़ दें तो बाकी लगभग 70 से 75% जो सिलेबस है वो रीट वाला ही है आपके। करंट अफेयर, एक्स्ट्रा करंट अफेयर कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 3 4 5 क्वेश्चन आएंगे ज्यादा से ज्यादा। 5 क्वेश्चन में आपको क्या फर्क पड़ना है? और कितना तो पढ़ना है, 1 साल का करंट अफेयर पढ़ना है। तो अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं, आप ये सोचते हैं कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा। जैसे मान लो कोई प्रेमी है और उसकी प्रेमिका उसको कह दे, वो प्रेमी बिल्कुल बेरोजगार है, उसके पास पैसा नहीं है, वो बेचारा घर से थोड़े थोड़े पैसे मांग के अपना काम चलाता है, लेकिन प्रेमिका ने कह दिया कि सुन मोहन, मोहन को वो मोनू कहती है प्यार से, कि सुनो मोनू, बाबू है, बाबू, बाबू कहते हैं क्या, कि सुनो बाबू मेरा जन्मदिन आ रहा है और इस बार मुझे जन्मदिन पर ये वाली नई ड्रेस चाहिए और मैंने ना इसको प्ले उसमें ऐड टू कार्ट कर रखा है, उस पे मिंत्रा पे ऐड टू कार्ट कर रखा है मैंने, और उसकी जो प्राइस है वो 5,000 रुपए और ये मेरी फेवरेट है, ये ड्रेस मुझे चाहिए जन्मदिन पर। अब मोनू बाबू के पास यानी मोहन बाबू के पास 5,000 रुपए है ही नहीं, लेकिन मोहन बाबू ये नहीं सोचेगा कि वो 5,000 रुपए कहां से लाएगा। वो कहेगा ये तुम्हें पसंद है, मेरे बाबू को पसंद है ये, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारे जन्मदिन से कितने दिन में आएगी? बोले 5 दिन में आएगी, तो तुम्हारे जन्मदिन के 6 दिन पहले हम इसको ऑर्डर करेंगे, तुम मुझे इसका लिंक भेज दो मेरे फोन पे, तुम इसका मुझे लिंक भेज दो और तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम यही ड्रेस पहनोगी, ये हमारा तुमसे वादा है। उसके पास 5 रुपए भी नहीं है, फिर भी वो वादा करता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं 5,000 कहां से लेके आऊंगा, वो कुछ ना कुछ करता है, जुगाड़ बैठाता है, इधर से उधर से, दोस्त शहर, भाई शहर, बाण शहर, सब से, भाया शहर, घर शहर, बाहर शहर, किया भी करके वो 5,000 रुपया वो जुगाड़ करेगो। तो जो पढ़ाई में आपने क्या दिक्कत है, पढ़ाई में आप नेगेटिव हो जाओ, बाकी सारी चीजें में आप पॉजिटिव रहा, पढ़ाई में अपन कदे भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। बस तय कर लो कि सारा काम इंसान ही करे और आपा भी इंसान है, तो आपने में भी वह क्षमता है कि आपा कर सका। तो आपनो जो एटीट्यूड है, आपनो जो दृष्टिकोण है, वो हमेशा के रहना चाहिए, सकारात्मक रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। जितना ज्यादा आपा पॉजिटिव सोचेगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूं। अब जैसे कल एक बहन ने हमें कॉल किया कि सर मैं तो बड़ी टेंशन में हूं। क्या बात हो गई? बोले कि हमें ये जो पॉलिटी वाले टॉपिक है वो तो हमें आते ही नहीं है, 93 वो 73वां 74वां संविधान संशोधन, ये वो। मैं को पॉलिटी के टॉपिक तो देखो 5 तो तुम्हारे टॉपिक है सारे, रीट में एसएसटी में 5 ही तो टॉपिक है और 5 में से 3 तुम्हारे अभी पढ़े हुए हैं, रीट में 2 ही टॉपिक नए पढ़ने। अल्लो गुरुजी मेरी तो टेंशन ही दूर होगी गए, मेरी तो टेंशन ही दूर होगी गए। मैं सोचो पॉलिटी में अपन किया हुआ को नहीं, अब मेरी टेंशन दूर होगी। तो आप अगर किसी चीज के बारे में कैसे सोचते हो, आपका दृष्टिकोण क्या है? देखो समस्या सबके जीवन में आती है, हम तो चलो सामान्य व्यक्ति हैं, है ना। इस देश में जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी है, राहुल गांधी है ना, अशोक गहलोत जी है, इनके पास तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में समस्या ही तो है ही ना। समस्या तो हर व्यक्ति के जीवन में आती है, आपका दृष्टिकोण महत्वपूर्ण है। जिसका दृष्टिकोण नकारात्मक होगा वो हार जाएगा समस्या से, जिसका दृष्टिकोण सकारात्मक होगा, पॉजिटिव होगा, वो उस समस्या से लड़ेगा।
जीतेगा। हो सकता है कि पहली बार दूसरी बार हार हो जाए, लेकिन वो जीतेगा, ये निश्चित बात है, निश्चित बात है कि वो जीतेगा। तो मनोवृत्ति आपकी कैसी है, यह भी आपके अधिगम को प्रभावित करती है। इसके बाद आत्मीकरण का नियम, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर आत्मसात कर लेना। जब आप कोई नई चीज सीख रहे हो तो आप उसको पूर्व ज्ञान के साथ जोड़कर उसको जो है वो ग्रहण करो, तो ये ज्यादा ठीक होगी। और इसी आत्मीकरण के नियम पर जो है हम कक्षा में जाते हैं तो प्रस्तावना क्वेश्चन करते हैं। इसी आत्मीकरण के नियम के आधार पर ही हम जब कक्षा में जाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, तो प्रस्तावना क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद आता है साहचर्य परिवर्तन का नियम। सादृश्य या साहचर्य, किसी एक परिस्थिति में किए गए व्यवहार को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में दोहराना। जैसे आपने वो कोहलबर्ग का प्रयोग देखा होगा सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, कि चिंपैंजी ने पहले उसके सामने केले रखे, ऊपर छत पे टांग दिए और कमरे में बॉक्स रख दिए थे। बॉक्स रखे तो वो बॉक्स के ऊपर चढ़ा, फिर दूसरे बॉक्स पे चढ़ा और केले प्राप्त कर लिए। फिर उसने एक और प्रयोग किया, अब की बार बॉक्स की जगह उसने लकड़ी के टुकड़े रख दिए और ऐसे टुकड़े थे जो आपस में जुड़ सके। तो चिंपैंजी ने क्या किया कि एक जो समस्या उसके जीवन में थी, उस समस्या को समझकर उसने उसी समस्या का हल दूसरी परिस्थिति में करने का प्रयास किया। तो इससे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने सीखने को और बेहतर जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका क्या, अधिगम के सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते रहे हैं बार बार। अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हम अलग अलग जो मनोविज्ञान के स्कूल हैं उनके सिद्धांतों को जो है वो समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सब मोह माया है। सब मोह माया कहां है? कोई भी मोह माया नहीं है। किससे मोह है आपको? मांगीलाल जी, मोह किससे है? किससे मोह है? जैसे एक व्यक्ति, हम बैठे ही थे तो एक हमारा दोस्त बोला कि यार कुछ नहीं है, हम जिंदगी में संघर्ष करते हैं, यही है ना, सारा जीवन हमारा ऐसे ही भाग दौड़ में बीत जाता है, पैसे के पीछे हम भागते रहते हैं और सब कुछ फिर यही रह जाता है। और जब व्यक्ति आता है तो बंद मुट्ठी आता है और जाता है तो खुली मुट्ठी जाता है, यानी मृत्यु के समय हमारे हाथ ऐसे खुले होते हैं और सब कुछ यही रह जाना है भाई, कोई काम का नहीं है अपने। तो मैंने कहा वो ये बात तो तेरी मेरे भाई सही है, भगवान ने हमें धरती पर भेजा था बंद मुट्ठी, यानी हमारी किस्मत को साथ देकर, है ना, और हम जा रहे हैं खुला हाथ करके, क्योंकि हमें इस धरती से बहुत कुछ ग्रहण करना है, बहुत कुछ कमाना है और फिर यहीं को दे जाना है। लेकिन क्या इसका अर्थ ये थोड़ी है कि हम आए और कुछ ना करें, सोते रहें, बैठे रहें, जिंदगी में बस ऐसे ही कष्टों में रहें? आए हैं, जीना है, हमें पता है कि हमें इस धरती पर रहना है, जीना है, वो लिमिटेड टाइम रहना है, तो फिर दुख क्यों पाए? मेहनत करके अच्छी व्यवस्था पाए, अच्छा जीवन स्तर पाए। हम क्यों रोडवेज की बसों में धक्का खाएं? हम गाड़ी में जाएं, गाड़ी में जाएं, पर्सनल गाड़ी हो, आपकी साइड वाली सीट पर आपके सुंदर सी पत्नी बैठी हो, पीछे आपके 2 बच्चे बैठे हो और कार में ऐसी चल रही है और सुंदर गाने बज रहे हैं और आप चिल करते हुए जा रहे हो। वहीं दूसरी ओर आप रोडवेज के अंदर पसीना पहुंच रहे हो, कभी बच्चे को बुला रहे हो, बेटा चुप हो जा, घर आना रहे है, इन थाली पत्नी गुस्सा हो रही है, कब मार दिया गर्मी का। तो जब जीना है तो अच्छे से जियो भैया, मेहनत करो, खुद मेहनत करोगे अब अच्छा जीवन स्तर होगा, दूसरों की सहायता करो, दूसरों का सहयोग करो, तो जिंदगी को अच्छे से जियो ना। आना जाना है ठीक है, मोह माया कुछ नहीं है, बस जीवन स्तर बढ़ाओ, जीवन को अच्छे से जीने का तो प्रयास कर सकते हैं। गरीब जन्मना कोई बड़ी बात नहीं है। आपका घर एक सामान्य परिवार में जन्म हुआ, आपके माता पिता किसान हैं, आपका फर्ज बनता है कि आपके माता पिता के कमरे में एसी लगा हुआ हो, है ना। हो सकता है कि आपके पिताजी की जो जवानी थी वो खेत में गुजरी, तावड़े की लाई में, झोंपड़े में, लेकिन कम से कम हम बच्चों की ये लाइबिलिटी है कि मेरे माता पिता का बुढ़ापा जो है ना वो एसी में गुजरेगा, एसी लगा के दूंगा मेरे पिताजी को और
बस एसी के अंदर बढ़िया टीवी और ऐसे बेड, और बेड के पास टेबल, और टेबल पर सेब, संतरा, फ्रूट, कांजूर, बादाम पड़ा होगा, और माँ बापू दोनों आराम से बैठे बैठे गए, जिंदगी आपकी बढ़िया काटेगा। कर सकते हो क्या? तो बस यही तो करना है और कुछ नहीं करना, और इसके लिए 2-3 महीने की मेहनत है, फिर तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इस टॉपिक को कल अपन जो है वो आगे लेके चलेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे राजस्थान आरबीएसई ओल्ड बुक में हम फिर से आपसे चर्चा करेंगे, वन लाइनर क्वेश्चन कक्षा 9 के। तब तक के लिए पढ़ते रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे। धन्यवाद। थैंक यू।